नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि भारत में बच्चों के अधिकारों की हिफाजत के लिए, उनकी रक्षा के लिए एक खास राष्ट्रीय संस्था काम करती है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये संस्था है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अंग्रेजी में कहें तो एनसीपीसीआर। जी हाँ, एनसीपीसीआर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है ये। बिल्कुल। और हमारे पास इससे जुड़े कुछ सरकारी दस्तावेज हैं, कुछ जानकारी है। तो आज हम इन्हीं के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आयोग, ये कमीशन आखिर बना कैसे, इसमें कौन लोग होते हैं, कैसे चुने जाते हैं, इसका ढांचा क्या है, और सबसे जरूरी कि ये काम क्या करता है और इसके पास क्या शक्तियां हैं, क्या ताकत है। हाँ, ये सब जानना बहुत जरूरी है ताकि हमें पता चले कि हमारे देश में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए क्या व्यवस्था मौजूद है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनसीपीसीआर असल में है क्या। तो सबसे पहली और बुनियादी बात जो मुझे दिख रही है इन दस्तावेजों में वो ये कि एनसीपीसीआर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। हाँ, स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि इसे संसद ने एक कानून पास करके बनाया है। सही। ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, मतलब संविधान में सीधे तौर पे इसका जिक्र नहीं है। इसे एक एक्ट के तहत बनाया गया है। जी बिल्कुल। वो एक्ट है कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 और इस कानून के आधार पर आयोग का गठन हुआ 2007 में। अच्छा, तो एक्ट 2005 का और गठन 2007 में, ठीक है। हाँ। और ये काम किस मंत्रालय के अंदर करता है? देखिए, प्रशासनिक तौर पर ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के नियंत्रण में आता है। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, मतलब स्वायत्त निकाय। अच्छा, तो मंत्रालय के अंदर लेकिन स्वतंत्र। हाँ। ये कैसे काम करता है? हाँ, मतलब इसे प्रशासनिक मदद, ढांचागत सहायता वो सब मंत्रालय से मिलती है, लेकिन अपने फैसले लेने में, अपनी जांच करने में, अपनी सिफारिशें देने में ये स्वतंत्र है, किसी के दबाव में काम नहीं करता। समझ गया। ये एक अहम बात है, मतलब स्वतंत्रता जरूरी है ताकि ये निष्पक्ष रूप से काम कर सके। बिल्कुल, निष्पक्षता बहुत जरूरी है इस काम के लिए। और इसका मकसद, मतलब किस लिए बनाया गया, इसे उद्देश्य क्या है? मकसद बिल्कुल साफ है। जो भी कानून बच्चों के अधिकारों की बात करते हैं, चाहे वो भारत का संविधान हो या फिर संयुक्त राष्ट्र का बाल अधिकार सम्मेलन। हाँ, वो यूएनसीआरसी, जिसे भारत ने 1992 में अपनाया था। ये हाँ, वही यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। और इसके अलावा भी जो दूसरे कानून हैं जो बच्चों के अधिकारों से जुड़े हैं, उन सभी अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उनका बचाव करना, ये इसका मुख्य काम है। ठीक है। और यहाँ बच्चे से मतलब किस उम्र तक के व्यक्ति से है, ये भी साफ किया गया है? हाँ बिल्कुल। कानून के हिसाब से बच्चा मतलब कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम हो। तो ये आयोग 0 से 18 साल तक के हर व्यक्ति के अधिकारों के लिए काम करता है। ठीक है, 0 से 18, ये स्पष्ट हो गया। अब बात करते हैं इसकी बनावट की, इसकी संरचना की। इसमें कौन कौन लोग होते हैं? हाँ, तो इसकी संरचना भी काफी सोच समझकर तय की गई है। इसमें एक तो होते हैं चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष। हाँ। और उनके साथ होते हैं 6 सदस्य, मतलब मेंबर्स। तो कुल मिलाकर 7 लोग। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। और इसमें महिलाओं के लिए भी कोई खास प्रावधान है? जी हाँ, ये जरूरी है कि इन 6 सदस्यों में से कम 2 महिलाएं होनी ही चाहिए। ये अनिवार्य है। अच्छा, ये अच्छी बात है, कम से कम 2 महिला सदस्य। और ये जो चेयरपर्सन है, अध्यक्ष, उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? कौन बन सकता है अध्यक्ष? चेयरपर्सन के लिए जरूरी है कि वो कोई ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जिसने बच्चों के कल्याण के लिए, उनके भले के लिए असाधारण काम किया हो। हाँ। मतलब जिसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो इस फील्ड में। ठीक है, कोई जाना माना नाम जिसने वाकई बच्चों के लिए कुछ किया हो। और सदस्यों के लिए क्या योग्यताएं हैं? सदस्यों के लिए भी विशेषज्ञता जरूरी है। उन्हें अलग अलग क्षेत्रों का ज्ञान और अनुभव होना चाहिए जो बच्चों से जुड़े हों। जैसे? किन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं हम? जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र हो गया, बच्चों का स्वास्थ्य, उनकी देखभाल, उनका विकास, या फिर किशोर न्याय, मतलब जुवेनाइल जस्टिस। इसके अलावा बाल श्रम उन्मूलन यानी चाइल्ड लेबर को खत्म करने की दिशा में काम किया हो, या फिर बाल मनोविज्ञान या समाजशास्त्र का ज्ञान हो, और बच्चों से जुड़े कानूनों की अच्छी समझ हो। इनमें से किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति सदस्य बन सकते हैं। समझ गया। मतलब एक विविध समूह होता होगा जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हों। बिल्कुल। ताकि हर पहलू पर ध्यान दिया जा सके। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है? इन्हें चुनता कौन है? इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। लेकिन अपनी मर्जी से नहीं? तो इसके लिए एक चयन समिति, एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है
और उस समिति की अध्यक्ष होती है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की प्रभारी मंत्री। अच्छा, तो मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है। हाँ, वो कमेटी नामों की सिफारिश करती है और फिर उन सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति करती है। ठीक है, प्रक्रिया स्पष्ट है। और इनका कार्यकाल कितने समय के लिए ये पद पर रहते हैं? चेयरपर्सन और सदस्य दोनों का ही कार्यकाल 3 साल का होता है। 3 साल। हाँ। और क्या दोबारा नियुक्ति हो सकती है? हाँ, हो सकती है। वे अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए पात्र होते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा 3+3 = 6 साल तक रह सकते हैं पद पर। ठीक है। और उम्र की भी कोई सीमा है? मतलब किस उम्र तक पद पर रह सकते हैं? जी हाँ, उम्र की सीमा भी है। चेयरपर्सन के लिए ऊपरी आयु सीमा 65 वर्ष है और सदस्यों के लिए 60 वर्ष। अच्छा, अध्यक्ष के लिए 65 साल और सदस्य के लिए 60 साल। मतलब इस उम्र के बाद वो पद पर नहीं रह सकते, भले ही कार्यकाल बाकी हो। जी बिल्कुल। और अगर वो चाहें तो कार्यकाल पूरा होने से पहले केंद्र सरकार को अपना इस्तीफा देकर पद छोड़ भी सकते हैं। और क्या उन्हें हटाया भी जा सकता है कार्यकाल पूरा होने से पहले? हाँ, केंद्र सरकार कुछ खास और गंभीर आधारों पर उन्हें हटा भी सकती है। वो आधार क्या है? मतलब किन परिस्थितियों में हटाया जा सकता है? कई आधार दिए गए हैं कानून में, जैसे कि अगर वो व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाए या अपने कार्यकाल के दौरान आयोग के काम के अलावा कहीं और से वेतन लेकर कोई दूसरा काम करने लगे। मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जैसा मामला। हाँ, या फिर सरकार की नज़र में वो पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाए, शारीरिक या मानसिक रूप से, या किसी अदालत द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया जाए। ठीक है। और या फिर अगर उन्हें किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो, मतलब मॉरल टर्पिट्यूड, या फिर वो अपने पद का दुरुपयोग करते पाए जाएं जिससे आम जनता के हितों को नुकसान पहुंच रहा हो। अच्छा। और एक और आधार है, अगर वो बिना केंद्र सरकार की अनुमति लिए आयोग की लगातार 3 बैठकों से अनुपस्थित रहते हैं, मतलब बिना बताए गायब रहते हैं मीटिंग से। समझ गया। तो ये काफी सारे और गंभीर आधार हैं जिनके बिना पर उन्हें हटाया जा सकता है। मतलब जवाबदेही भी तय की गई है। बिल्कुल, ये पद बहुत जिम्मेदारी का है, तो जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। ठीक है, तो हमने गठन, संरचना, नियुक्ति, कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया समझ ली। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इस आयोग के काम क्या हैं? इसके फंक्शंस क्या हैं? यहाँ तो काफी लंबी लिस्ट दिख रही है दस्तावेजों में। हाँ, इनके काम वाकई बहुत व्यापक हैं, इनका दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन हम उन्हें कुछ मुख्य श्रेणियों में बांटकर समझ सकते हैं। हाँ, वो बेहतर रहेगा। बताइए। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो भी कानून या नीतियां बनी हुई हैं उनकी जांच करना, देखना कि वो कानून जमीन पर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, उनकी समीक्षा करना। और समीक्षा करके ये पता लगाना कि उनमें क्या कमियां हैं और उन्हें कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, और फिर अपनी सिफारिशें सरकार को देना। ये आयोग केंद्र सरकार को सालाना रिपोर्ट तो देता ही है, लेकिन जरूरत पड़ने पर कभी भी विशेष रिपोर्ट भी दे सकता है। ठीक है, तो कानूनों और सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा और सरकार को रिपोर्ट देना, ये हुआ पहला काम। और दूसरा बड़ा काम है बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना। अगर कहीं भी बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो आयोग उसकी जांच कर सकता है, या तो शिकायत मिलने पर या फिर खुद से संज्ञान लेकर भी। अच्छा, सुओ मोटो, मतलब खुद से भी पहल कर सकते हैं? जी हाँ, सुओ मोटो पावर्स है इनके पास। अगर आयोग को मीडिया से या किसी और स्रोत से पता चलता है कि कहीं बच्चों के अधिकार खतरे में है तो वो खुद ही जांच शुरू कर सकता है। और जांच के बाद कार्यवाही की सिफारिश करना। साथ ही ये उन सभी कारणों की भी जांच करता है जो बच्चों के अधिकारों में बाधा डालते हैं। जैसे कि किस तरह के कारण? जैसे आतंकवाद हो गया है, या कहीं सांप्रदायिक हिंसा या दंगे हुए हों, कोई प्राकृतिक आपदा आई हो, घरेलू हिंसा के मामले हों, HIV एड्स से प्रभावित बच्चे हों, बच्चों की तस्करी या शोषण के मामले हों। इन सब स्थितियों का बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है और उनके अधिकारों की रक्षा कैसे हो, ये आयोग देखता है। यानी बहुत संवेदनशील मामलों को भी ये देखते हैं। बिल्कुल। तीसरा मुख्य काम है विशेष देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के मामलों को देखना। विशेष देखभाल वाले बच्चे मतलब ऐसे बच्चे जो ज्यादा जोखिम में हैं, जैसे संकटग्रस्त बच्चे, हाशिए पे रहने वाले या वंचित समुदायों के बच्चे, वो बच्चे जो कानून के साथ संघर्ष में हैं, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, या ऐसे बच्चे जिनका कोई परिवार नहीं है, या जो बच्चे जेल में बंद कैदियों के हैं।
इन सभी बच्चों की खास जरूरतों पर आयोग ध्यान देता है। समझ गया। और चौथा काम? चौथा, ये बाल अधिकारों के क्षेत्र में रिसर्च यानी अनुसंधान को बढ़ावा देता है, ताकि पता चले कि असल में क्या मुद्दे हैं, क्या नई चुनौतियां आ रही हैं। और ये समाज के अलग अलग वर्गों में, जैसे स्कूल, समुदाय, सरकारी अधिकारियों के बीच बाल अधिकारों के बारे में साक्षरता फैलाता है, जागरूकता बढ़ाता है कि बच्चों के क्या अधिकार हैं और उनकी सुरक्षा कैसे की जानी चाहिए। अच्छा, रिसर्च और जागरूकता ये भी जरूरी है। और कुछ? हाँ, एक और अहम काम है। ये किसी भी बाल सुधार गृह या अनाथालय या ऐसी कोई भी जगह जहां बच्चों को रखा जाता है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, उसका निरीक्षण कर सकता है। वहां जाके देख सकता है कि बच्चों को सही माहौल और सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। इंस्पेक्शन का अधिकार भी है। जी, और जैसा मैंने पहले कहा, ये किसी भी बाल अधिकार के हनन या बच्चों की सुरक्षा के लिए बने कानूनों का पालन न होने या ऐसी कोई भी सरकारी नीति जिससे बच्चों के कल्याण पर बुरा असर पड़ रहा हो, उस पर सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू कर सकता है। बाप रे, ये तो वाकई बहुत बड़ा और जिम्मेदारी वाला काम है। मतलब निगरानी से लेकर जांच, सिफारिश, रिसर्च, जागरूकता, निरीक्षण, सब कुछ शामिल है। हाँ, इसीलिए मैंने कहा था कि इनका काम बहुत व्यापक है। ये बच्चों के अधिकारों के लिए एक तरह से 24 घंटे काम करने वाली संस्था है। निश्चित रूप से। अब इतने सारे काम करने के लिए इनके पास कुछ शक्तियां भी तो दी गई होंगी, वरना काम कैसे करेंगे? बिल्कुल, कानून ने इन्हें काफी शक्तियां दी हैं, खासकर जब ये किसी मामले की जांच कर रहे हों। जांच करते समय आयोग के पास एक दीवानी अदालत यानी सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं। सिविल कोर्ट की शक्तियां जैसे एक सिविल कोर्ट किसी को भी समन भेजकर अपने सामने हाजिर होने का आदेश दे सकता है, वैसे ही ये आयोग भी कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुला सकता है। अच्छा। और ये किसी भी दस्तावेज को खोजने और उसे अपने सामने प्रस्तुत करवाने का आदेश दे सकता है। मतलब कोई भी जरूरी कागजात मंगवा सकता है। ये शपथ पत्रों पर यानी एफिडेविट्स पर सबूत या गवाही ले सकता है। ठीक है। ये किसी भी अदालत या सरकारी दफ्तर से कोई भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी कॉपी मंगवा सकता है। अच्छा, सरकारी रिकॉर्ड तक पहुंच भी है। जी, और अगर गवाहों की जांच करनी हो या किसी दस्तावेज की जांच करनी हो जो कहीं दूर है, तो उसके लिए समन या कमीशन भी जारी कर सकता है। तो मतलब जांच के मामले में पूरे अधिकार हैं इनके पास, जैसे एक अदालत के पास होते हैं। हाँ, सिविल मामलों में जांच के लिए जो शक्तियां कोर्ट को होती हैं, वो इन्हें दी गई हैं, ताकि ये अपनी जांच प्रभावी ढंग से कर सकें। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब मान लीजिए जांच पूरी हो गई, आयोग ने पाया कि हाँ, बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो उसके बाद आयोग क्या करता है, क्या कदम उठाता है? जांच पूरी होने के बाद आयोग कई तरह के कदम उठा सकता है। सबसे पहले तो ये संबंधित सरकार, चाहे केंद्र हो या राज्य या किसी भी संबंधित अथॉरिटी को सिफारिश भेज सकता है कि दोषी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए या कोई और उचित कानूनी या विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए। सिफारिश। लेकिन क्या ये खुद सजा दे सकता? नहीं, आयोग खुद सजा नहीं दे सकता। ये एक जांच और सिफारिश करने वाली संस्था है। सजा देने का काम अदालतों का है, लेकिन इसकी सिफारिशों का वजन होता है। ठीक है, तो ये कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है और क्या कर सकता है? अगर जरूरत महसूस हो तो ये सीधे सुप्रीम कोर्ट या संबंधित हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। उनसे अनुरोध कर सकता है कि वो इस मामले में जरूरी निर्देश या आदेश जारी करें। अच्छा, सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी जा सकते हैं? जी हाँ। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को तत्काल मदद की जरूरत है तो आयोग संबंधित सरकार या अथॉरिटी को उस पीड़ित बच्चे को तुरंत अंतरिम राहत मतलब इंटरिम रिलीफ देने की सिफारिश भी कर सकता है। ठीक है, और ये जो जांच और सिफारिशें होती हैं, इनका रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है? आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट और जरूरत पड़ने पर विशेष रिपोर्टें केंद्र सरकार को सौंपता है और केंद्र सरकार इन रिपोर्टों को और उन पर की गई कार्रवाई के मेमोरेंडम को संसद के दोनों सदनों के सामने रखती है। इन्हें संसद को भी पता चलता है कि आयोग क्या काम कर रहा है और उसकी सिफारिशों पर क्या हुआ। एक तरह से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। बिल्कुल, यही उद्देश्य है। अच्छा, एक और बात, क्या ये आयोग कुछ विशेष कानूनों के तहत भी काम करता है? मतलब कुछ खास एक्ट्स जिनके लिए इसे जिम्मेदारी दी गई हो? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। मुख्य CPCR एक्ट 2005 के अलावा 3 और अधिनियम हैं जिनके तहत NCPCR को अतिरिक्त कार्य और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
कौन से हैं वो 3 कानून? पहला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE एक्ट 2009। इस कानून के तहत बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। NCPCR का काम है ये देखना कि इस कानून के तहत जो सुरक्षा उपाय दिए गए हैं वो बच्चों को मिल रहे हैं या नहीं। ये RTE एक्ट से जुड़ी शिकायतों की जांच भी करता है और जरूरत पड़ने पर आवश्यक कदम उठाता है या उठाने की सिफारिश करता है। ठीक है, तो RTE एक्ट की निगरानी। दूसरा कानून कौन सा है? दूसरा है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पॉक्सो एक्ट 2012। ये बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण कानून है। हाँ बिल्कुल। NCPCR का काम है इस पॉक्सो एक्ट के जो प्रावधान है उनका कार्यान्वयन ठीक से हो रहा है या नहीं, इसकी निगरानी करना। ये देखना कि पुलिस, अदालतें और दूसरी संस्थाएं इस कानून का पालन कर रही हैं या नहीं। अच्छा, पॉक्सो एक्ट की मॉनिटरिंग। और तीसरा है किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम यानी जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ये कानून उन बच्चों से संबंधित है जो या तो कानून के साथ संघर्ष में है या जिन्हें देखभाल और संरक्षण की जरूरत है। NCPCR इस कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन की भी निगरानी करता है, देखता है कि बाल कल्याण समितियां, CWCs, किशोर न्याय बोर्ड, JJBs और दूसरे संबंधित निकाय अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। समझ गया। तो RTE एक्ट, पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इन तीनों महत्वपूर्ण कानूनों के कार्यान्वयन में भी NCPCR की अहम भूमिका है। जी हाँ, ये इसकी जिम्मेदारियों को और भी बढ़ा देता है। ये तो हुई राष्ट्रीय आयोग यानी NCPCR की बात। क्या राज्यों में भी ऐसी ही कोई व्यवस्था है? क्योंकि भारत तो बहुत बड़ा देश है, हर जगह नजर रखना मुश्किल होता होगा। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए CPCR एक्ट 2005 में ये प्रावधान भी है कि राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स SCPCR का गठन कर सकती हैं। अच्छा, तो स्टेट लेवल पर भी कमीशंस हैं, SCPCRs? जी, ज्यादातर राज्यों ने इनका गठन किया भी है। इनकी संरचना, इनके काम और इनकी शक्तियां ये काफी हद तक राष्ट्रीय आयोग यानी NCPCR जैसी ही होती हैं। बस फर्क ये है कि इनका अधिकार क्षेत्र केवल अपने राज्य तक सीमित होता है। और ये रिपोर्ट किसे करते हैं? जैसे NCPCR केंद्र सरकार को रिपोर्ट करता है, वैसे ही SCPCRs राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं और राज्य सरकार उन रिपोर्टों को राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखती है। तो मतलब एक तरह का संघीय ढांचा है, राष्ट्रीय स्तर पर NCPCR और राज्य स्तर पर SCPCRs। बिल्कुल, ताकि जमीनी स्तर तक बच्चों के अधिकारों की निगरानी और सुरक्षा हो सके। ये व्यवस्था तो ठीक लगती है। अच्छा, इन दस्तावेजों में एक और चीज का जिक्र है, बाल न्यायालय, चिल्ड्रंस कोर्ट्स। ये क्या है? हाँ, ये भी CPCR एक्ट 2005 का ही एक हिस्सा है। ये कानून कहता है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों या बाल अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामलों की सुनवाई तेजी से हो सके, इसके लिए हर जिले में बाल न्यायालयों यानी चिल्ड्रंस कोर्ट्स की स्थापना की जानी चाहिए। हर जिले में? हाँ, प्रावधान तो यही है। राज्य सरकारें अपने राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से हर जिले में किसी मौजूदा सत्र न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ सेशन को ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए बाल न्यायालय के रूप में नामित कर सकती हैं, मतलब एक तरह से डेजिग्नेट कर सकती हैं। अच्छा, तो अलग से नई अदालतें नहीं बनानी, मौजूदा सेशन कोर्ट को ही ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। हाँ, आमतौर पर ऐसा ही होता है। इससे मामलों की सुनवाई तेज हो सकेगी। और इन अदालतों में मुकदमों की पैरवी के लिए भी कोई खास व्यवस्था है? जी हाँ, कानून ये भी कहता है कि इन बाल न्यायालयों में मामलों की पैरवी करने के लिए राज्य सरकार एक विशेष लोक अभियोजक यानी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करेगी। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इनकी क्या योग्यता होनी चाहिए? इनके लिए जरूरी है कि वो एक वकील हो और उन्हें कम से कम 7 साल का वकालत का अनुभव हो। 7 साल का अनुभव, ठीक है। तो तेज सुनवाई के लिए विशेष अदालतें और अनुभवी विशेष वकील, अच्छी बात है। हाँ, मकसद ही यही है कि बच्चों से जुड़े मामलों में न्याय जल्दी मिले और संवेदनशीलता के साथ मिले। तो चलिए, अब अगर हम पूरी बातचीत का सार निकालें तो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर NCPCR और राज्य स्तर पर SCPCRs हैं जो बच्चों के अधिकारों के लिए प्रहरी की तरह काम करते हैं। बिल्कुल,
वे निगरानी रखते हैं, जांच करते हैं, रिसर्च करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं और सरकार को नीतियां बेहतर बनाने के लिए सिफारिशें देते हैं। और दूसरी तरफ बच्चों से जुड़े अपराधों या अधिकारों के हनन के मामलों में तेजी से और संवेदनशील तरीके से न्याय दिलाने के लिए बाल न्यायालयों और विशेष लोक अभियोजकों की व्यवस्था की गई है। जी हाँ, मोटे तौर पर यही ढांचा है हमारे देश में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए। इन संस्थाओं और व्यवस्थाओं के बारे में जानना मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल जरूरी है। तभी तो हम समझ पाएंगे कि अगर कहीं किसी बच्चे के अधिकार का हनन हो रहा है तो कहाँ जाना है, किससे मदद मांगनी है और ये संस्थाएं कैसे काम करती हैं। सही कहा, जानकारी ही बचाव है एक तरह से। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। कि इतने सारे आयोग हैं, कानून हैं, न्यायालयों की व्यवस्था है, ये सब कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? असल में हमारे देश में बच्चों के अधिकार कितने सुरक्षित हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और शायद उससे भी बड़ा सवाल ये कि एक नागरिक के तौर पर हम और आप इन बच्चों के बेहतर सुरक्षा में, उनके अधिकारों को सच में दिलाने में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं? क्या हमारी भी कोई भूमिका है? यकीनन है, और इसी सवाल पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।